पाकिस्तान के खिलाफ भारत का फोकस ऑपरेशन फूल और कांटे पर है, यानी पीओके के साथ साथ आतंकवाद, जिसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है और बताया है कि जब तक पड़ोसी मुल्क में छिपे एक एक आतंकी का सर्वनाश नहीं हो जाता, आतंक रूपी कांटे को निकालकर बाहर नहीं फेंक दिया जाता, तब तक हिंदुस्तान चुप बैठने वाला नहीं। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में बार बार चुभने वाले आतंकी कांटों को निकालने का वक्त आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन फूल और कांटे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब तक पड़ोसी मुल्क में पलने वाले आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता, भारत इसी तरह पाकिस्तान को हर मोर्चे पर सबक सिखाने के लिए तैयार है। हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। उन्होंने ये भी बताया 1947 में जब माँ भारती के टुकड़े हुए तो कटनी चाहिए थी जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। यानी 1947 की टीस अब भी है, जब भारत से कश्मीर का एक टुकड़ा पाकिस्तान को दे दिया गया, लेकिन अब फूल जैसे टुकड़ों को वापस लेने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, जिसके संकेत पीएम मोदी ने भी दिए हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन है। गांधीनगर में रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर गरजे और बता दिया कि आतंकवाद प्रॉक्सी वॉर नहीं है। गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर पर बात की और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। पीएम ने पाकिस्तान को आईना दिखाया और सख्त लहजे में बता दिया कि उसकी आतंकी साजिशें प्रॉक्सी वॉर नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। गांधीनगर से पीएम मोदी ने हुंकार भरी और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब कर दिया। पीएम मोदी ने सिंधु नदी पर भी पाकिस्तान का गला सुखाने वाला बयान दिया। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। पीएम मोदी की गर्जना सुनकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का घबराना तय है, क्योंकि पीएम मोदी ने बता दिया है कि अभी तक कुछ किया भी नहीं है, यानी पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार अभी बाकी है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। यहाँ अगर मुनीर की सेना भारत से पिटती है तो इनाम मिलता है, और अगर पिटाई खाने के बाद भी आर्मी चीफ हरकतों से बाज नहीं आते, झूठ फैलाते हैं, तो प्रमोशन तय है। और यही किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने। लेकिन इस बार नकल करने से पहले अकल लगाना भूल गए आसिम और दुनिया में फिर से अपनी बेइज्जती करवा बैठे। These stupid jokers
They want to compete with India. पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को स्टूपिड जोकर बताने के पीछे 2019 की वो तस्वीर है जिसे मुनीर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को गिफ्ट में दी और बेशर्मी के साथ बताया ये भारत पर जीत की तस्वीर है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई पूरी दुनिया को ओवैसी ने बता दी। And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। जी हाँ, ये तस्वीर भारत की नहीं है, ना ही पाकिस्तान की, बल्कि 2019 की चीन की एक मिलिट्री ड्रिल से निकाली गई है। यानी बॉस शहबाज को खुश करने के लिए मुनीर का एक और प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। दरअसल आसिम मुनीर ने शहबाज को एक तस्वीर भेंट की, दावा किया भारत पर सैन्य कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान का दावा पूरी तरह से फर्जी निकला। तस्वीर 2019 में चीनी सेना की सैन्य ड्रिल की है। असल बात यह है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार फिलहाल खुद को भारत से बेहतर दिखाने के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा ले रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की चाल और चीनी माल अब दोनों ही चल नहीं पा रही हैं। ऐसे में मुनीर साहब भारत से हार मानिए और नकल से पहले अकल लगाना भी सीख लीजिए। ईरान ने पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 देशों के दौरे के दौरान तेहरान पहुंचे थे। मियां शहबाज गए तो थे भारत के खिलाफ लॉबिंग करने, मदद की गुहार लगाने, लेकिन उनकी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। क्योंकि शहबाज शरीफ भारत के खिलाफ शतरंज की जो गोटियां सेट कर रहे थे, चेकमेट के उस खेल में उनका दाव ही उल्टा पड़ गया और ईरान ने 2 टूक कह दिया। आतंक पर लगाम लगाने में सहयोग दे पाकिस्तान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने शहबाज से साफ शब्दों में कहा कि पहले बॉर्डर एरिया में आतंकी गतिविधियां कम करो, भरोसा खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। ईरान के इस रुख को पाकिस्तान के लिए साफ संकेत माना जा रहा है कि ईरान अब 2 तरफा भरोसे के लिए सख्ती से पेश आ रहा है। और तो और शहबाज के आने को लेकर ईरान ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें कहीं भी भारत का जिक्र नहीं किया गया है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसे में अब मियां शहबाज शांति शांति चिल्ला रहे हैं। आतंकवाद पर ईरान का रुख और पाकिस्तान को 2 टूक भारत के लिए जहां कूटनीतिक जीत है, वहीं शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के मुंह पर जोरदार तमाचा है। तेल के खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब बड़ा गेम चल रहा है और इसी के तहत चीन की एक मालगाड़ी ईरान पहुंच गई है। यानी ईरान अब अमेरिकी जहाजों के डर के बिना चीन को तेल का निर्यात कर पाएगा। चीन के यवू से 15 दिन की यात्रा के बाद कार्गो ट्रेन इंचेह बोरुन सीमा से ईरान पहुंची, जहां इसका जोरदार स्वागत किया गया। ईरानी रेलवे के उप प्रमुख मीर हसन मूसवी डिजाजी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को आसान और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इस माल को अब अप्रैल कस्टम सुविधा में एक विशेष कस्टम कोड के तहत प्रोसेस किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक चीन से 2 और मालगाड़ियां सोलर पैनल लेकर ईरान पहुंची हैं। ईरान और चीन आने वाले समय में प्रतिदिन मालगाड़ी सेवा की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, जिससे आयात, निर्यात और ट्रांजिट गतिविधियां और बेहतर होंगी। दरअसल ईरान चाहता है कि वो चीन को बिना किसी दबाव या बाधा के तेल का निर्यात कर सके और इसके लिए ट्रेन सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि समंदर में अमेरिकी जहाजों के डर के बिना ईरान चीन को तेल निर्यात कर सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत का फोकस स्वदेशी हथियारों पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी मंजूरी दे दी है। ये है भारत के भविष्य का फाइटर जेट, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया जा रहा है, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की अहम भूमिका है। इस पहल से न सिर्फ भारत की वायुसेना को आधुनिक जेट मिलेगा, बल्कि घरेलू एयर स्पेस इंडस्ट्री को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इस फाइटर जेट में ज्यादातर पार्ट्स और तकनीक स्वदेशी होंगे। AMCA भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जा रहा है। विमान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। फाइटर जेट में रडार से बचने की क्षमता है, उन्नत हथियार प्रणाली और आधुनिक सेंसर है, जिससे दुश्मन इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने की क्षमता है, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। राजनाथ सिंह ने इस प्रोजेक्ट के मॉडल को हरी झंडी दी, तो अब भारत भी उन गिने चुने देशों की कतार में खड़ा होने जा रहा है जो अपने दम पर अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बना सकते हैं। AMCA सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है।
पाकिस्तान से तनाव के बीच दुश्मनों को धूल चटाने के लिए इंडियन नेवी ने पहली बार स्वदेशी 30 mm नेवल सरफेस गन का सफलतापूर्वक समुद्री परीक्षण कर एक माइलस्टोन स्थापित कर दिया है। GRSC यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारत के रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने स्वदेशी रूप से विकसित 30 mm नेवल सरफेस गन का सफलतापूर्वक समुद्री परीक्षण पूरा किया। ये परीक्षण GRSC द्वारा डिजाइन और निर्मित एनजी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट पर उन्नत स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ किए गए और लक्ष्य पर सटीक फायरिंग की गई। 2 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 60% स्वदेशी सामग्री के साथ ये सरफेस गन बनाई गई है। NSJ 30 mm तोप ने कई कठिन परीक्षणों के बाद अपनी क्षमताओं को साबित किया है, जिसमें लक्ष्यों पर लाइव फायरिंग भी शामिल है। इसकी सटीकता और विश्वसनीयता भारतीय नौसेना की क्षमताओं को मजबूती प्रदान करेगी। हम आपको नेवल सरफेस गन की खासियत बताते हैं। इसकी रेंज है 5 किलोमीटर और फायरिंग रेट है 120 राउंड प्रति मिनट। GRSC द्वारा निर्मित इस ऑक्सिलरी गन का नाम नेवल सरफेस गन 30 mm है। इस हथियार से लैंड सरफेस, पानी या आसमान के टारगेट को भी नष्ट किया जा सकता है। इसका रडार 13 किलोमीटर दूर से दुश्मनों को डिटेक्ट कर सकता है। दुश्मन जब 5 किलोमीटर की रेंज में आता है तो उस पर वार करने में सक्षम है। इसमें डिटेक्शन ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन फायरिंग सेमी ऑटोमेटिक है। फिलहाल अभी ऐसे 10 सरफेस गन का ऑर्डर दिया गया है। ये दुनिया के बाकी नेवल सरफेस गन से सबसे सटीक और सस्ता है, साथ ही सबसे खतरनाक भी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को उड़ाया। पाकिस्तान ने भारत में हमलों की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर पर BSF ने हर हमले का करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर BSF ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि BSF ने पाकिस्तान को टारगेट कर सटीक हमले किए। लूनी और मस्तपुर में आतंकवादी लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया। BSF ने पाकिस्तान के 42 पोस्ट को पूरी तरह से तबाह किया। BSF की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना रेंजर्स अपनी जान बचाने के चौकी छोड़कर भाग गए। सेना ने इस कार्रवाई में कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकियों और उनको शह देने वालों के खिलाफ BSF का एक्शन। BSF के एक्शन की ये वही तस्वीरें हैं। BSF ने कैसे आतंकियों के अड्डों को चुन चुन कर निशाना बनाया, उसकी ये सिर्फ एक झलक है। BSF ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी पोस्ट के साथ साथ कई आतंकी लॉन्च पैड उड़ाने की भी तस्वीरें जारी की। कैसे BSF ने टारगेट पर सटीक हमला कर आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। 9 और 10 की रात को BSF के द्वारा लश्कर तौयबा के एक लॉन्च पैड जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जिसका नाम लूनी है, उस पे BSF के द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत हमला किया गया। और BSF के हमले में आतंकी लॉन्च पैड का क्या हाल हुआ, ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के हर हमलों का न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया गया, बल्कि आतंकी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तानी पोस्ट को भी उड़ा दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी रेंजर्स मैदान छोड़कर भाग गए। तो बहुत स्किलफुल और बहुत सटीक फायर था, जिसके कारण वो पोस्टों से भागते भी दिखाई गए। पाकिस्तान की गोलियों का जवाब BSF के जवानों ने गोलों से दिया और ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। बजरंगबली की जय। उनकी पोस्टों को हमने टारगेट किया और उसमें उनकी पोस्टों के बंकर्स थे, उसके कम्युनिकेशन टावर्स, जिससे वो हमारे ऊपर निगरानी रख के और पिन पॉइंट फायर गिरा रहे थे, उनको हमने तबाह किया। और फायरिंग के दौरान देखा गया कि उनके जवान जो है पोस्टों से पीछे जा रहे थे। यानी BSF ने पाकिस्तान पोस्ट पर ऐसी तबाही मचाई कि आतंकियों के साथ साथ पाक रेंजर्स भी पोस्ट छोड़कर अपनी जान बचाते नजर आए। जब पाकिस्तान हमले कर रहा था, BSF की महिला जवान भी बॉर्डर पर तैनात थी। महिलाओं जवानों ने निडर होकर हर हमले का जवाब दिया और पाकिस्तानी रेंजर्स को पीछे धकेल दिया। क्योंकि BSF की महिला शक्ति भी पुरुष जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तानी रेंजर्स को भगा रही थी। इन महिला जवानों ने पाकिस्तान की हर नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया। BSF की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन बात देश की थी, इसलिए बहादुर महिलाओं ने बॉर्डर पर डटकर पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का सामना किया। पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहाँ बैठी हुई हैं। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे IB के बिल्कुल नजदीक रह के
दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। और इस महिला शक्ति के आगे पाकिस्तानी रेंजर्स पीछे हटने को मजबूर हो गए। हर तरीके के वेपन से उन पे फायर किया, उनके मोर्चों पे फायर किया, उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट पे फायर किया है, उन पे फायर किया जिससे वो भागने पे मजबूर हो गए। बीएसएफ की महिला सैनिकों ने अपने पराक्रम से न सिर्फ सीमा पर साहस दिखाया बल्कि देश को गर्व करने का मौका भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की है। योगी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में अब सिंदूरा यानी सिंदूर दानी देने का फैसला किया है, जिसे नए जोड़े को उपहार के तौर पर दिया जाएगा और इस गिफ्ट का मकसद सिंदूर की हिफाजत का संदेश देना है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार दोहरा चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है और उसी संवेदना को संजोने के लिए यूपी में कन्या को उपहार में सिंदूर दानी देने का फैसला लिया है। सीएम योगी गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कन्याओं को गिफ्ट में सिंदूर दानी भी दिए। यानी यूपी सरकार अब विवाह योजना के तहत उपहार में सिंदूर दानी दे रही है। आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रति जोड़े का खर्च 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। और इस बड़े बदलाव के साथ सीएम योगी सामूहिक विवाह के जरिए बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। एक गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना होगा। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही कन्या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम। लालू परिवार में तेज प्रताप यादव के नए, जिसे कहा जाए कि घटना के बाद बिहार में अब उसको उस फैसले का इंतजार है जिसका मामला पिछले 6 साल से कोर्ट में चल रहा है। 29 मई को ऐश्वर्या से तलाक पर फाइनल फैसला आ सकता है और इस दौरान तेज प्रताप यादव कई बड़े खुलासे भी कर सकते हैं। क्योंकि पार्टी और घर से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप यादव खुद को पूरी तरह से अलग कर चुके हैं और वो इस समय पटना में ही है, लेकिन सबसे बिल्कुल कटे हुए हैं। ऐसे में इंतजार अब 29 मई का है जब ऐश्वर्या से तलाक लेकर वो कोर्ट में पेश होंगे। इस दौरान कई बड़े खुलासे की उम्मीद है। 29 मई को तलाक मामले में सुनवाई होगी। ऐश्वर्या से तलाक पर फाइनल फैसला आ सकता है। अनुष्का की एंट्री से ऐश्वर्या का दावा मजबूत हो सकता है। ऐसे में अब कोर्ट से तलाक पर फाइनल फैसले का इंतजार है। माना जा रहा है कि इस दौरान तेज प्रताप यादव कोर्ट में बड़ा खुलासा कर सकते हैं। इधर तलाक, रिलेशनशिप और अफेयर में फंसने के बाद तेज प्रताप पर चौतरफा हमला शुरू हो गया है। बीजेपी और जेडीयू सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर छेड़ चुकी है और लालू परिवार पर पोस्टर के जरिए हमले हो रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर बीजेपी की तरफ से भी जारी किया गया जिसमें लिखा है, लालू परिवार की गजब कहानी, अपने फायदे के लिए करते हैं मनमानी। इन पोस्टर वॉर पर फिलहाल ना तो तेजस्वी यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही आरजेडी के बड़े बड़े नेता कुछ बोलने के लिए रेडी हैं। लेकिन बिहार की सियासत में तेज कांड के बाद जरूर चुनावी माहौल में बीजेपी और जेडीयू को बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के गठन के बीच कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसके बाद एक सियासी घमासान छिड़ गया है। सपा चीफ ने दावा किया है कि बीजेपी अपने संगी साथियों को मंदिर में जगह देकर भ्रष्टाचार कर रही है। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि मंदिरों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में सपा चीफ ने लिखा कि मंदिरों को सरकारी प्रशासन के भ्रष्टाचार से बचाया जाए। सभी बड़े मंदिरों पर सरकार के प्रबंधन के बहाने भाजपा और उनके संगी साथी अप्रत्यक्ष रूप से अपना कब्जा करते जा रहे हैं। प्रशासनिक लोगों ने मंदिर में चढ़ाए गए बेलपत्रों तक को बेचकर भ्रष्टाचार किया है। कारोबारी भाजपा और उनके धन लोलुप संगी साथी याद रखें कि धर्म भलाई के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। यह अनायास नहीं है कि जब से भाजपा आई है एक के बाद एक मंदिरों पर प्रशासनिक कब्जा होता जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ देहरादून से आए एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। पंचकुला के सेक्टर 27 में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने दिल्ली के उस बुराड़ी कांड की यादें ताजा कर दी जिसमें 11 लोगों ने सामूहिक सुसाइड कर लिया था। पंचकुला के सेक्टर 27 में सड़क के किनारे खड़ी इस कार में ऐसा मंजर दिखा जिसके न केवल मोहल्ला बल्कि पूरा शहर दहल उठा। कार के अंदर एक ही परिवार के 7 लोगों के शव बरामद हुए। जिस कार में लाशें मिली वो उत्तराखंड में देहरादून के रहने वाले प्रवीण मित्तल की थी, जो पंचकूला में परिवार सहित हनुमंत कथा सुनने आए थे। कथा खत्म होने के बाद परिवार देहरादून लौट रहा था, लेकिन उससे पहले यह अनहोनी हो गई। परिवार के सामूहिक खुदकुशी से पहले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें परिवार के मुखिया प्रवीण मित्तल कार के पास रैंप पर गर्दन झुकाए बेसुध दिखाई दे रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि जहर का असर उन्हें अंदर से तोड़ चुका था, जिसके कुछ ही पलों बाद उनकी मौत हो गई। कार में सामूहिक खुदकुशी करने वालों में प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी, माता पिता और उनके 3 मासूम बच्चे शामिल थे। आशंका जताई जा रही है कि इस परिवार ने आर्थिक तंगी की वजह से सामूहिक खुदकुशी जैसा खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने कार से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौके के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, खतरा भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देश में कोविड के नए वेरिएंट की एंट्री से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में कोविड के नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 की एंट्री से ज्यादा खतरा बढ़ा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में कोविड के 752 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और इस साल पहली बार देश में एक्टिव केस 1000 के पार पहुंच गया है। इस समय केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना के मामले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, जहां पर एक्टिव केस 210 है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के 104 नए केस पाए गए हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में LGB के सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक की गई। हालांकि डॉक्टरों ने इसे घातक तो नहीं बताया, लेकिन सतर्क रहने की हिदायत दी है। जो JN1 के वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, दोनों सब वेरिएंट जो आ रहे हैं, तो ये घातक नहीं है, लेकिन तेजी से फैलने वाले हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। इन चीजों को हम भूल गए थे, तो सैनिटाइजर, मास्क और 2 गज की दूरी और बगैर जरूरत के घर से बाहर न निकलना। यूपी, MP और राजस्थान में भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि नया वेरिएंट सामने आने के बाद से देश में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और इसलिए लोग डरे हुए हैं। अमेरिका में भी कोरोना के नए वेरिएंट ने कोहराम मचा रखा है। कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क पहुंचने वाले इंटरनेशनल यात्रियों में NB.1.8.1 वेरिएंट के मामले सामने आए हैं और इसलिए US में भी टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ा दी गई है। कोरोना काल में तारीफें बटोरने वाले सोनू सूद इस बार खुद मुसीबत में फंस गए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक्टर सोनू सूद को स्टाइलिश बाइक राइडिंग करना महंगा पड़ गया। पहाड़ी रास्ता, आंखों पर चश्मा और बदन पर सिर्फ शॉर्ट्स। बॉलीवुड एक्टर पहाड़ों की रोमांचक सवारी पर निकले थे, लेकिन ट्रैफिक नियमों को ताक पे रखकर हिमाचल के लाहौल स्पीति की वादियों में सोनू सूद को बिना शर्ट और बिना हेलमेट के बाइक चलाते देखा गया। सोनू सूद के पीछे कई बाइकर्स भी नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन सभी में से ज्यादातर ने हेलमेट पहना है, लेकिन हमेशा नियम कानून की बात करने वाले एक्टर खुद ये बात भूल गए। वो ट्रैफिक नियमों को दरकिनार करते हुए आंखों पर चश्मा लगाए और बिना टी-शर्ट के बाइक चलाते दिखे। सोनू सूद का ये वायरल वीडियो 2023 का बताया जा रहा है, जब सोनू सूद शूटिंग के लिए मनाली और स्पीति पहुंचे थे। लाहौल स्पीति पुलिस ने वीडियो को देखने के बाद जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वीडियो 2023 का हो सकता है। DSP काइंगल को जांच सौंपी गई है और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। पुलिस का साफ कहना है कि सेलिब्रिटी हो या आम इंसान, नियम सब पर बराबर लागू होते हैं। पंजाब की मशहूर लेडी कांस्टेबल अमनदीप कौर पहले ड्रग्स तस्करी के आरोप में निलंबित हुई और अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने महिला कांस्टेबल की करोड़ों की संपत्ति भी सीज कर ली। सोशल मीडिया पर इंस्टा क्वीन के नाम से मशहूर सीनियर लेडी कांस्टेबल अमनदीप कौर नशे का सौदा करती थी। अमनदीप के पास लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों के प्रॉपर्टी की जानकारी ने जांच एजेंसियों को चौंका दिया। पुलिस ने अमनदीप कौर की कुल 1 करोड़ 35 लाख की संपत्ति फ्रीज की है। जब्त की गई संपत्ति में भटिंडा में 2 अलग अलग जगह पर जमीन है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपए है। इसके अलावा 14 लाख रुपए की एक थार कार, ये वही कार है जिससे अमनदीप ड्रग्स तस्करी करती थी। 1,70,000 रुपए की एक बुलेट, iPhone 13 Pro Max और iPhone SE फ्रीज कर दिया गया है। एक रोलेक्स घड़ी जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है और बैंक में 1 लाख का बैलेंस जिसे पुलिस ने सीज कर दिया है। पुलिस ने अमनदीप कौर की 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा की चल अचल संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। पंजाब की महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर सोशल मीडिया पर इंस्टा क्वीन के नाम से मशहूर थी। भटिंडा पुलिस ने अमनदीप को 17 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। अमनदीप कौर अपनी थार में सफर करती थी। आरोप है कि इसी गाड़ी में ड्रग्स की तस्करी करती थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लिफ्ट फंसने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इस बार यहां लिफ्ट मेंटेनेंस में खराबी की वजह से नहीं, बल्कि एक बच्चे की शरारत की वजह से रुकी और बच्चा अकेला काफी देर तक इसी लिफ्ट में फंसा रहा। लिफ्ट में बच्चे के फंसने की ये घटना कौशाम्बी थाना इलाके के मैजेस्टिक टावर में हुई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक बच्चा अकेला लिफ्ट के अंदर दिखाई देता है, जो मस्ती मस्ती में कई फ्लोर के बटन दबा देता है और फिर बच्चा लिफ्ट का दरवाजा अंदर से जबरन खोलने की कोशिश करता है। तभी अचानक लिफ्ट में झटका लगा और लिफ्ट अटक गई और बच्चा लिफ्ट में ही फंस गया। लिफ्ट बंद होने की वजह से उसमें काफी सफोकेशन हो गया। इस दौरान बच्चे ने इमरजेंसी बटन भी दबाया और कैमरे की तरफ देखकर मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो घबरा गया और चिल्लाने लगा।
लिफ्ट में फंसे बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोसाइटी के मेंटेनेंस विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद भी लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बचपन शरारतों से भरा होता है, लेकिन कभी कभी ये शरारतें जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, न ही किसी तरह की लापरवाही। गलती सिर्फ उस मासूम की थी जो खेल खेल में जान जोखिम में डाल बैठा। गाजियाबाद की सोसाइटी में हुई इस घटना ने हर पेरेंट्स को अलर्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लव जिहाद के मामले को लेकर जमकर बवाल खड़ा हो गया है। यहां हिंदू लड़की के परिजनों ने मुसलमान लड़के पर बेटी से बहला फुसलाकर शादी करने का आरोप लगाया है और हिंदू संगठनों के साथ मिलकर उसकी दुकान में जमकर तोड़फोड़ भी की है। और लड़की के घर वालों समेत हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की भीड़ अभयखंड इलाके में मुस्लिम युवक अकबर के जनसेवा केंद्र पर जमा हो गई और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने लगी। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस भी भीड़ के सामने यहां बेबस दिखाई दी। लड़की के परिजनों का आरोप है कि अकबर जनसेवा केंद्र चलाने वाला अकबर नाम का युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था और उसके साथ शादी कर ली थी। वहीं लड़की ने वीडियो जारी करके अपने घर वालों के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और कहा कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से अकबर के साथ रह रही है। मेरे पति का नाम अकबर खान है। 9 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। 3 साल पहले हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी, जिसकी भनक मेरे घर वालों को भी थी, लेकिन वो किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आके, RSS, बजरंग दल, इन सब के दबाव में आके वो मुझे धमकाने लग गए। उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने पति को डिवोर्स दे वरना हम तुझे काट देंगे। वहीं पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करके अकबर खान को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान करने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने लग्जरी कार चोरी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है, जिनके पास से चोरी की करीब 20 से ज्यादा लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। इन कारों में फर्जी नंबर प्लेट और फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे। एक पर एक लग्जरी कार देखने में शानदार, लेकिन इन गाड़ियों के पीछे छुपी है एक चौंकाने वाली सच्चाई, जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने किया। लग्जरी कारों की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है, जो लग्जरी कारें चुराकर उन्हें दिल्ली, NCR समेत पंजाब जैसे राज्यों में फर्जी कागजात के साथ बेच रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के कब्जे से 21 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। ये गैंग चोरी की महंगी गाड़ियां 4-5 लाख रुपए में खरीदता था, उनके इंजन और चेसिस नंबर से छेड़छाड़ करता था और फिर फर्जी RC बनवाकर पंजाब में ऊंचे दामों में बेच देता था। पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि गैंग के पास से जो गाड़ियां बरामद हुई है, उनमें फॉर्च्यूनर, महिंद्रा थार, BMW, ऑडी जैसी महंगी कारें शामिल है। ये गिरोह उन ग्राहकों को भी निशाना बनाता था जो सस्ती लग्जरी गाड़ियों की तलाश में रहते हैं, लेकिन असल में वे नकली दस्तावेजों के साथ अपराध में इस्तेमाल हो चुकी गाड़ियां खरीद रहे थे, जिसके गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया पर बुलडोजर गरज रहा है। फतेहपुर से कानपुर और कुशीनगर में अवैध कब्जे पर फिर बुलडोजर वाला प्रहार हुआ है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और यही वजह है कि यूपी में अवैध कब्जे पर योगी सरकार का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। बुलडोजर से कार्रवाई कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले यूपी के फतेहपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ सरकारी जमीन पर गांव के 7 लोगों ने कब्जा कर लिया था। तालाब की जमीन पर लोगों ने अवैध निर्माण कर दिया था। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन ने अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया। कानपुर में भी लोगों ने नगर निगम की जमीन पर आशियाने बना दिए थे और लोग यहां लंबे वक्त से अवैध रूप से रह रहे थे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से सभी अवैध झोपड़पट्टियों को ध्वस्त किया। कुशीनगर के पटन गांव में लोगों ने सरकारी जमीन पर पक्के घर बना लिए थे और सालों से यहां रह रहे थे। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 7 मकानों को जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी, अगर दोबारा अतिक्रमण की कार्रवाई हुई तो फिर एक्शन लिया जाएगा। पैकेट बंद ब्रांडेड मसालों के नाम पर अब सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। मध्य प्रदेश में पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया है जो ब्रांडेड मसालों के नाम पर आपकी रसोई तक नकली मसाले भेज रहे थे। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकली मसाले बरामद किए गए हैं, जिसे पैकेट बंद ब्रांडेड मसालों के नाम पर बेचा जा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि कंपनी के ट्रेडमार्क और पैकेजिंग की नकल करके नकली मसाले बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी की और नकली मसालों के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यानी जो मसाले आपकी रसोई घर में खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, अब वही मसाले आपकी सेहत के दुश्मन बन रहे हैं। मिलावटखोर मसालों में भी मिलावट करने से बाज नहीं आ रहे। नकली मसालों का ये खेल मिलावटखोरों के लिए व्यापार होगा, लेकिन ये एक बड़ा अपराध है जो लोगों की सेहत से जुड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि आप भी सतर्क रहें, जांचें परखें और अपने स्वास्थ्य से कोई समझौता न करें।
जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड के बाद रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है और इसके चलते लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर भारी भरकम पत्थर आ गए हैं। मलबा हटाने के लिए प्रशासन लगातार विस्फोट कर रहा है। दरअसल यहां बारिश के बाद पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर आ गए हैं। मलबा आने से यातायात पूरी तरह बंद हो गया है। प्रशासन अब विस्फोट की मदद से पत्थरों और मलबा हटाने का काम कर रहा है। तस्वीरें देखिए, हाईवे पर आपको सिर्फ पत्थरों का पहाड़ नजर आएगा। हाईवे बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि प्रशासन की टीम जितना मलबा हटा रही है पहाड़ से, फिर उतना ही मलबा नीचे आ रहा है। फिलहाल हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही काम पूरा कर हाईवे खोल दिया जाएगा। बिहार के बेतिया से फिर एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने फिर एक बार घोड़े को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये घोड़ा शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया। भला इस सीधे साधे घोड़े को देखकर कौन यकीन करेगा कि इस पर शराब तस्करी का आरोप है। लेकिन नौतन थाना पुलिस तो यही दावा कर रही है और इसीलिए इस घोड़े को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को घोड़ा संदिग्ध दिखा। जब जांच की गई तो उसकी पीठ पर 4 कार्टून विदेशी शराब मिले। इसके पहले भी नौतन थाना पुलिस ने एक घोड़े को गिरफ्तार किया था, लेकिन वो घोड़ा दियारा में गिरफ्तार हुआ था। अब की बार जो घोड़ा गिरफ्तार हुआ है वो नौतन थाना इलाके का है। दरअसल बिहार में शराब बंदी है और तस्कर घोड़े की पीठ पर लाद कर चोरी छिपे शराब लाते हैं। इस घोड़े के साथ भी ऐसा ही हुआ। पुलिस को देखकर शराब तस्कर फरार हो गए और बेचारा घोड़ा पकड़ा गया। फिलहाल नौतन थाना पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। अगर आप भी ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो खबर अब हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईयरबड्स की वजह से एक शख्स ट्रेन की चपेट में आ गया। ये देखिए, ये शख्स कान में ईयरबड्स लगाकर झन्नाटेदार म्यूजिक में मस्त चला जा रहा है और सामने रेलवे ट्रैक पर फर्राटे भरते हुए ट्रेन दौड़ी चली आ रही है। इस बीच खतरे से अनजान शख्स ट्रैक की तरफ जा रहा है। वो ट्रैक के पास पहुंच भी गया और इसी बीच तूफान की रफ्तार से ट्रेन गुजरी। गनीमत रही कि शख्स के पैर अचानक रुक गए और वो फौरन पीछे लौट आया। चंद सेकंड अगर और देर होती तो इसके चीथड़े उड़ जाते। जिन अधिकारियों पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा होता है, जब वही खुलेआम रिश्वत लेने लगते हैं तो भरोसे की नींव ही हिल जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के भदोही से आई है, जहां दरोगा जी रिश्वत कांड में रंगे हाथों पकड़े गए। इस वीडियो में पुलिसकर्मी जो दरोगा के पद पर तैनात हैं, एक व्यक्ति से खुलेआम रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं और पैसे के बदले काम करवाने का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन भरोसा तभी टूट गया जब दरोगा जी फटाफट काम करने के लिए फटाफट पैसों पर हाथ साफ करने लगे। वीडियो के सामने आते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। रिश्वत लेने वाले दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने भी तुरंत एक्शन ले लिया। पुलिस अधीक्षक ने तुरंत एक्शन लिया और दोनों दरोगा को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। एसपी ने साफ किया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्दी की गरिमा को धूमिल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।